Hello students, in previous lecture of steel structure we had studied about the tension members. In that lecture we had studied how the tension member failure, where exactly the tension member is provided. Number of things we had studied. In that case, the most of the important thing, that is the failure of tension member. तो आज ये लेक्चर शुरू करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि हमने जो पढ़ा था वो एग्जैक्टली क्या था, उसका थोड़ा बहुत हम रिवीजन कर लेते हैं. उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि टेंशन मेंबर की एक्चुअल डिज़ाइन एंड उसका एनालिसिस क्या होता है. तो वो समझने के लिए हम थोड़ा प्रीवियस लेक्चर का डिस्कशन करते हैं. उसमें हमने पढ़ा था कि टेंशन मेंबर एग्जैक्टली होता क्या है. तो हम जितने भी स्टील स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन करते हैं उन सारे स्टील स्ट्रक्चर में जो जॉइंट्स होते हैं वो दो टाइप के जॉइंट होते हैं, एक पिन जॉइंट और एक रिजिड जॉइंट. जब भी हमारा पिन जॉइंट होता है उस वक्त हमारे स्ट्रक्चर में कभी भी बेंडिंग नहीं आता, यानी उस वक्त स्ट्रक्चर में जितने भी हमारे मेंबर्स है उसमें आइदर टेंशन आता है आइदर कंप्रेशन आता है, देयर इज नो बेंडिंग. सो फॉर दैट whenever we are analyze that structure we must found that there is a either compression member or tension member. So to resist their compression and tension we are going to provide a member which resist that much tension force and resist that much compression force. तो उसके लिए हमने क्या देखा था कि टेंशन मेंबर कैसे डिज़ाइन करते हैं, कौन से मेंबर को हम एज ए टेंशन मेंबर सिलेक्ट करते हैं. तो हमने देखा था कि बहुत सारे हमारे पास सेक्शंस अवेलेबल हैं. एंगल सेक्शन है, चैनल सेक्शन है, आई सेक्शन, टी सेक्शन, डबल एंगल, डबल चैनल, राउंड पाइप, सर्कुलर स्क्वायर पाइप, रेक्टेंगल पाइप्स. वी हैव लॉट्स ऑफ sections available, even though we have round bar also there, wire also there. So this kind of members we have and we are going to put up that section as a tension member. but वो हम ऐसे ही पुटअप नहीं कर सकते, उसके लिए हमें वो मेंबर डिज़ाइन करना पड़ता है, या तो उसका एनालिसिस करना पड़ता है कि ये जो मेंबर हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो मेंबर हमारा टेंशन लेने के लिए कैपेबल है कि नहीं है. तो उसके लिए हमें उसका एनालिसिस करना पड़ता है और उसके डिज़ाइन भी हम कर सकते हैं कि अगर ये इतना फोर्स लेने के लिए हमें कितना एरिया रिक्वायर्ड है, तो उसके बेसिस पे हम वो मेंबर की डिज़ाइन भी कर सकते हैं. सो वी हैव two type of example over there. First one is analysis and second one is design. In that case, whenever we are going to design or analyze any tension member, we are going to understand the failure pattern of that section, and in that case we had studied about the failure modes of the member, whether it is a rupture, whether it is a block shear, whether it is a gross sectional, whatever, we have lots of choice. And afterward हमने उसके स्टेप्स भी देखे थे कि हम डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं. तो उसमें क्या था एग्जैक्टली, जब भी हम वो डिज़ाइन करने की बात करते हैं तो उसमें हमारे मेंबर पे एनालिसिस में से हमें जो भी टेंशन फोर्स मिला है वो टेंशन फोर्स रेजिस्ट करने के लिए रिक्वायर्ड एरिया कितना है. तो वो रिक्वायर्ड एरिया फाइंड करने के लिए हमें कोड में पेज नंबर 32 पे एक इक्वेशन दे रखा है TDG, यानी ग्रॉस एरिया. ठीक है, वहाँ से हम उसका रिक्वायर्ड एरिया फाइंड करते हैं. आफ्टर दैट हम उसके लिए
नंबर ऑफ़ बोल्ट्स फाइंड करते हैं, या अगर वेल्डिंग हो तो वेल्डिंग फाइंड करते हैं। जब भी हम वो फाइंड कर लेते हैं उसके बाद हम फिर से वो जॉइंट और वो मेंबर चेक करते हैं कि हमने जब भी ये मेंबर डिज़ाइन किया या मेंबर सिलेक्ट किया, तो जब हम उसका कनेक्शन करेंगे तो उसमें हम ड्रिल करके हॉल करने वाले हैं। तो ड्यू टू दैट ड्रिलिंग वो सेक्शन का एरिया रिड्यूस होगा, राइट। तो यानी उसका नेट एरिया जो है वो रिड्यूस हो गया। अब आफ्टर रिड्यूसिंग दैट एरिया वो मेंबर वो लोड ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, दैट वी आर फाइंडिंग आउट, राइट। अगर ले पा रहा है देन दैट इज़ ओके, बट अगर नहीं ले रहा है तो हमें सेक्शन फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। बड़ा वाला सेक्शन लेना पड़ेगा और उसके बाद फिर से ये सारे स्टेप रिपीट करने होंगे। एंड फाइनली in the last step what we are going to do, we are going to finding out the slenderness ratio. At the slenderness ratio we must have to compare with the given data in code. So for the better understanding of this tension member, here I have taken one example of the analysis. Let's start with that example. एग्जाम्पल ऑन टेंशन मेंबर, राइट। ये एनालिसिस के एग्जाम्पल है। उसमें हमें क्या बोला गया है, अ सिंगल अनइक्वल एंगल 100 by 75 by 6 mm is connected to a 10 mm thick gusset plate at the ends with 16 dia bolts to transfer tension. Determine the design tensile strength of the angle assuming that the yield and ultimate stress of the steel used are 250 megapascal and 410 megapascal. Assume that the longer leg is connected to gusset plate. Here we have angle that is the different length of two legs. One is 100 mm long and another is 75 mm long. What they told us? They told us that we are going to connect longer leg to the gusset plate, or here we also finding out the efficiency of the member after the connection, उसकी efficiency कितना % रहेगी, that we have to check. Clear? So in this case number of bolts they have given, diameter of bolts they have given, Fy, Fu, each and everything we have. After that we have to analyze whether this member taking how much design tensile load. Okay, so let's start with the solution. Here this is our gusset plate and this is our angle section. This is the side view of our connection. What they have given, this is the 10 mm thick gusset plate and 6 number of 16 mm diameter bolt, which is providing over the 60 mm distance from the bottom of the angle, means somewhere from here to here it is 60 mm, and that value we can get it from the SP6, that is the design aids for the steel member section. Clear? So अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये कनेक्शन हमें ऐसा दिखेगा, ये हमारी गसेट प्लेट है, उसके साथ ये मेंबर कनेक्टेड है। इसका लॉन्गर लेग जो है 100 mm वो यहाँ पे हमने कनेक्ट किया है, उसमें हम ड्रिलिंग करके बोल्ट प्रोवाइड करेंगे, और यहाँ पे 75 mm जो है वो हमारा आउटस्टैंडिंग लेग है, वो कनेक्ट नहीं होगा, वो जस्ट यहाँ पे इसके साथ जॉइंट रहेगा। थिकनेस ऑफ दिस मेंबर इज 6 mm एंड द थिकनेस ऑफ द गसेट प्लेट is the 10 mm. So whenever the angle is there, we must have to separate, and the finding out the location of bolt from the SP6, this is called gauge distance, right? And always this gauge distance is taken by us, that is 60% always. So from top it is 40 mm and from bottom it is 60 mm.
and on that line of axis our tensile force must be acted. So this is our section and the side view of the real scenario. अब हमें क्या करना है? Here we have to analyze the section for its tension capacity. इसके लिए हम tension capacity find करने वाले हैं. For that we have to find out the different capacities like gross tension capacity, then rupture capacity and block shear capacity. ये तीनों में से जो भी हमारा मिनिमम आएगा वो हमारे मेंबर की टेंशन कैपेसिटी होगी, ऐसा हम डिसाइड कर सकते हैं. तो अल्टीमेटली एनालिसिस में हम हमारे सेक्शन की टेंशन कैपेसिटी फाइंड करते हैं. तो उसके लिए हमें ये तीन चीज़ें जो है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी. तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे डेटा कलेक्ट कर लेते हैं. डेटा डायमीटर ऑफ बोल्ट दैट इज 16 mm and here they have given 6 number of bolts. Diameter of hole that is called overall diameter and it must be from the page number 73 IS 800. It is diameter of bolt plus 2 is the clearance. So here we have 18 mm. Now Fy is 250 Newton per mm square. They have given ultimate strength, it is also 410 given, and the G distance as I told you earlier, that is gauge distance, and this gauge distance must be calculated from 60% and 40% ratio, and it is also given in the SP 16. Now for the calculation we have to first calculate the end distance. यहाँ पे जब भी हम कैलकुलेशंस करेंगे वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें एंड डिस्टेंस, एंड पीच, गेज डिस्टेंस, एज डिस्टेंस, ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी. तो पहले से ही हम कैलकुलेट कर लेते हैं एंड डिस्टेंस, दैट इज़ कॉल्ड ई, एंड इट इज़ 1.7 इंटू ओवरऑल डायमीटर, एंड दैट गिवन ऑन पेज नंबर 74 IS 800. और ये सारी चीज़ें हम बोल्टेड कनेक्शन में भी पढ़ चुके हैं. तो वहाँ से हमें एंड डिस्टेंस कितना मिल रहा है? 30.6 mm. एंड द मिनिमम पिच यानी कि पिच डिस्टेंस का इक्वेशन हमें पेज नंबर 73 पे दिया हुआ है, दैट इज़ IS 800 2007, और उसके लिए इक्वेशन है 2.5 इंटू डायमीटर ऑफ बोल्ट DB, राइट. तो ये डायमीटर ऑफ बोल्ट 16 है, तो यहाँ पे हमें 40 mm का पिच डिस्टेंस मिलेगा. फ्रॉम दिस टू वी कैन गेट ईच एंड एवरीथिंग एज वी रिक्वायर्ड. सो फर्स्ट सारी कैपेसिटी में फर्स्ट कैपेसिटी हम फाइंड करेंगे कि स्ट्रेंथ गवर्न बाय द यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन. जब भी हमारे एक सेक्शन पे फोर्स अप्लाई होगा तो उसका यील्डिंग होगा, पूरा एरिया यील्ड होगा, तो वो ग्रॉस सेक्शन हम फाइंड आउट करेंगे और उसकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे. तो उसका इक्वेशन हमें पेज नंबर 32 पे IS 800 2007 में दिया हुआ है, दैट इज़ TDG इज इक्वल टू G is equal to AG into Fy upon gamma m0. This AG is the gross sectional area and it is given in the steel table. So whenever you want to design of any member, any section, or else in analysis, you must have to keep with you the steel table. So from the steel table we can get the gross area, that is 1014 mm square, and Fy that they have given, and the remaining thing gamma m0, right, that is 1.10, and it is given on the page number 30 IS 800 2007. So after putting this all value in this equation, and we can get the TDG is equal to 230.45 Newton. So whenever we are going to convert this in kilonewton, it is 230.45 kilonewton. So यहाँ पे हमारी ग्रॉस टेंशन कैपेसिटी जो है वो हमें मिली 230.45 kilonewton. नाउ दूसरी चीज़ जो है दैट इज़ रप्चर. तो रप्चर में एक्चुअली क्या है, वेनेवर हम वहाँ पे
बोल्ट्स प्रोवाइड करेंगे तो उसके लिए हम हमारा सेक्शन जो है उसमें ड्रिल करेंगे। तो ड्यूरिंग दैट ड्रिल उसका रप्चर होगा यानी उसका एरिया भी रिड्यूस होगा, राइट। तो वो रप्चर के हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ कितनी रहेगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो स्ट्रेंथ गवर्न बाय द रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन, राइट। उसके लिए कोड में हमें पेज नंबर 33 पे ये इक्वेशन दे रखा है 0.9 ANC इंटू एफ यू अपन गामा M1 प्लस बीटा इंटू AGO इंटू FY अपन गामा M0। तो ये सारी चीज़ें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कलेक्ट करनी पड़ेगी। सो उसके लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ बीटा, राइट। तो ये बीटा जो है उसका इक्वेशन हमें कोड में दे रखा है पेज नंबर 33 पे, दैट बीटा इज इक्वल टू 1.4 माइनस 0.076 W बाई टी FY upon FU and BS upon LC. FU and FY that we have, but what is W, what is T, what is BS and what is LC, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा, राइट। तो W के लिए हमें क्या बोला है, आप कोड ओपन करो, कोड में लिखा है कि आउटस्टैंड लेग विड्थ, यानी हमारा यहाँ पे जो लेग कनेक्ट नहीं हुआ दैट इज़ आवर आउटस्टैंड लेग एंड दैट इज़ 75। सो W इज 75 over here, and BS that is the shear leg width. What is shear leg, that we have understand in our previous lecture. So in that case from this bolt to here whatever the length is called BS. For that यहाँ से हमें ये 60 और यहाँ से ये 75 दोनों का समेशन करना पड़ेगा। बट हम यहाँ पे सेंटर टू सेंटर गिन रहे हैं, यानी यहाँ से 3 माइनस करेंगे और यहाँ से 3 माइनस करेंगे तो हमें ये 129 मिलेगा, राइट। नाउ द थर्ड थिंग दैट इज LC. व्हाट इज LC? LC इज द लेंथ ऑफ कनेक्शन, यानी हमारा फर्स्ट बोल्ट से लेके लास्ट बोल्ट तक का जो भी डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड LC। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ करके आपको दिखाया है कि दिस इज़ आवर गसेट प्लेट एंड दिस इज़ आवर मेंबर। तो फर्स्ट बोल्ट से लेके लास्ट बोल्ट तक जो बोल्ट के बीच का डिस्टेंस है दैट इज पिच डिस्टेंस, और वो हमारा 40 है। तो फर्स्ट बोल्ट से लेके लास्ट बोल्ट तक कितने पिच है, 1 2 3 4 5, राइट। सो फ्रॉम दैट we can finding out the LC. Clear? So हमें सारी चीज़ें मिल गई, W मिल गया, थिकनेस जो है हमारी वो कितनी है, थिकनेस 6 mm हमारे मेंबर की थिकनेस है। तो जब भी हम ये सारी चीज़ें उसमें पुटअप करेंगे तो वहाँ से हमें बीटा मिलेगा 1.44, और वो जो बीटा है हमारा वो 0.7 से कम नहीं होना चाहिए, राइट। यानी मिनिमम 0.7 तो हमें लेना ही है, बट यहाँ पे 1.026 है विच इज़ ग्रेटर देन 0.7, दैट्स वाई इट इज़ ओके। क्लियर? और कोड में एक और चीज़ दे रखी है कि ये जो बीटा है वो बीटा हमें एक इक्वेशन से ज़्यादा नहीं रखना है। तो वो इक्वेशन क्या है, FU अपॉन गामा M0 अपॉन FY इंटू गामा M1। यहाँ पे हम सारी वैल्यूज़ पुटअप करेंगे, गामा भी है हमारे पास, FU भी है, FY भी है, वी हैव ईच एंड ऑल थिंग्स। सो वेन एवर वी आर पुटिंग दिस इन आवर इक्वेशन देन इट इज़ 1.44। सो दिस इज़ द लिमिट। यहाँ 1.44 से हमारा बीटा ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 0.7 से कम भी नहीं होना चाहिए। सो आवर बीटा इज़ 1.06 विच इज़ ग्रेटर देन 0.7 एंड लेस देन 1.44 मीन्स इट इज़ ओके। नाउ इन दैट इक्वेशन, in equation of TDN there is ANC, net area of connected leg and gross area of connected leg. These two things must be
कैलकुलेटेड फ्रॉम द कनेक्शन। तो यहाँ पे हमारा जो कनेक्शन है उसमें कनेक्टेड लेग कौन सा है हमारा, ये वाला। तो उसका यहाँ से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस जो है वो कितना होगा, 100-3, क्योंकि ये 6 mm थिकनेस है तो उसका सेंटर के लिए 3 mm हमें अप जाना पड़ेगा, तो 3 mm मैंने माइनस कर दिया। और यहाँ पे जो बोल्ट है उसका हॉल हमने 18 रखा है तो वो भी हमें माइनस करना पड़ेगा इनटू थिकनेस। तो ये सारी चीज़ें का कैलकुलेशन जब भी हम करेंगे तो वो हमें मिलेगा 474 mm², राइट। एंड द AGO इज द ग्रॉस एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग, मीन्स ये हमारा आउटस्टैंडिंग लेग है दैट इज फ्रॉम द कनेक्शन, और वो है 75। तो वो 75 में से यहाँ तक सेंटर तक हम जाएंगे तो मुझे यहाँ भी -3 करना पड़ेगा। तो 75 - 3 इनटू द थिकनेस दैट इज 6 mm। सो वी कैन गेट द ग्रॉस एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग। तो ये दोनों चीज़ें भी हमने फाइंड कर ली। नाउ ये सारे जो भी रॉ मटेरियल्स हमने फाइंड आउट किए हैं उसको हम हमारे इक्वेशन में पुटअप करेंगे। 0.9 इंटू ANC वो भी हमने फाइंड किया, FU हमारे पास है, गामा M1 हमें पेज नंबर 30 पे से मिलेगा, बीटा हमने फाइंड किया, AGO हमने फाइंड किया, FY है, गामा M0 पेज नंबर 30। व्हेनेवर हम ये सारी चीज़ें इसमें पुटअप करेंगे तो क्या होगा, TDN इज इक्वल टू 0.9 इंटू 474 इंटू 410 डिवाइडेड बाई 1.25 प्लस बीटा 1.026 मल्टीप्लाई बाई 432 मल्टीप्लाई बाई 250 दैट इज FY अपॉन गामा M0। ये जो 1.026 है, अगर वो वैल्यू अगर हमारी 0.6 आती है तो उस वक्त हम 0.7 ही लेंगे, क्योंकि मिनिमम 0.7 रखना है और मैक्सिमम कितना रखना है, 1.44 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर हमारी बीटा की वैल्यू 2 आती है तो हम वो 1.44 ही यूज़ करेंगे। क्लियर। नाउ जैसे ही हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो हमें जो TDN मिलता है वो TDN की वैल्यू हमारी है 240.66 किलोमीटर, यानी दूसरी कैपेसिटी भी हमें मिल गई दैट इज रप्चर ऑफ द सेक्शन। नाउ नंबर 3, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, स्ट्रेंथ गवर्न बाय द ब्लॉक शियर, यानी whenever the tensile force acting over here, this member is going towards the right and gusset plate want to be leftward. So this shaded portion of the member must be broken from the bolts where we provided, यानी हमने जहाँ पे बोल्ट प्रोवाइड किए हैं वहाँ से वो मेंबर जो है वो टूट जाएगा, उसको हम ब्लॉक शियर बोलते हैं। यानी इतना ब्लॉक जो है वो वहाँ से टूट गया, वो टूटा हुआ ब्लॉक मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो इसकी लेंथ जो है टोटल वो 230.6 mm है। वो कैसे आई, तो ये फर्स्ट जो है एंड डिस्टेंस दैट इन 13.6 वो हमने पहले कैलकुलेट किया, फिर ये 40, ये 40, ये 40, ये 40 और ये 40 सबका सम करेंगे तो ये 230.6 mm यहाँ पे मिलेगा। और ये जो है वो 40 mm है, यानी नीचे से 60, तो ये कितना हो गया 40। तो ये जो मेरा ब्लॉक है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। अब इसके लिए हमें क्या फाइंड करना है कि इसका शियर एरिया ऑफ ग्रॉस एंड नेट shear area of the block, right? So horizontal must be shear and vertical must be tension, because due to tension vertically अगर ये फेल हो रहा है तो वो टेंशन में फेल होगा, बट हॉरिजॉन्टल से फेल हो रहा है वो shear में होगा। यानी ये चारों हमें फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो AVG वो यहाँ से कट होगा, राइट। तो हमारे लेंथ कितनी है 230.6 मल्टीप्लाई बाई ये इसकी थिकनेस कितनी है 6 mm, तो हमें इतना एरिया मिलेगा, वो AVG हो गया। बट AVN कहाँ होगा, इट इज़ फ्रॉम दिस बोल्ट, यानी यहाँ पे इतना
फिर ये बोल्ट का छूट गया, फिर इतना, फिर बोल्ट का छूट गया, फिर इतना बोल्ट का छूट गया, यानी बोल्ट से अगर कट हो रहा है तो बोल्ट जितना तो एरिया प्लेट का है ही नहीं, तो वो हम माइनस कर देंगे। तो ये 230.6 जो है उसमें से माइनस करेंगे कितने बोल्ट्स, 1 2 3 4 5 और ये हाफ, यानी 5.5, और बोल्ट का होल कितना है 18 mm का। तो इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे उसकी थिकनेस, तो हमें कितना मिलेगा 789.6 mm²। सो AVN दोनों हमने फाइंड किया। अब ATG एंड ATN, ATG इज द वर्टिकल एंड वर्टिकल लेंथ दैट इज 40, so 40 into 6 that is 240 mm²। this is our tension gross area, and the net tension area that is वर्टिकल लेंथ जो है वो 40 mm है, उसमें से ये हाफ बोल्ट जो है वो माइनस करेंगे, यानी 0.5 into 18 मल्टीप्लाई विथ 6, so what we can get here 186 mm²। so this four thing is most important for the calculation of block shear fatigue। चलो, नाउ ये सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली, उसको हम पुट अप करेंगे हमारे इक्वेशन में। बट यहाँ पे जो शेयर है उसके लिए हमें कोड में 2 इक्वेशन दे रखे हैं। आप देखो पेज नंबर 33 पे देयर इज 2 इक्वेशन फॉर द शेयर ब्लॉक शेयर कैपेसिटी ऑफ द मेंबर। उसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इक्वेशन को TDB1 बोलेंगे एंड सेकंड इक्वेशन को TDB2 बोलेंगे। तो TDB1 का इक्वेशन है AVG इंटू FY अपॉन √3 इंटू गामा M0 प्लस 0.9 इंटू ATN इंटू FU अपॉन गामा M1। सो ये सारी चीज़ें हमारे पास है, तो ये हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। AVG हमारा है 1383.6 दैट इज पुट अप ओवर हियर, FY इज 250 √3 इंटू गामा M0 दैट इज 1.1, ओके, एंड the value that is ATN is 186, so put up over here, so we can get TDB1 is equal to 243.86 kilonewton. We must have to convert this value in kilonewton because we have always calculate this capacity in kilonewton, राइट। बट यहाँ से जो इक्वेशन से मिल रहा है वो ऑलवेज न्यूटन में होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें, एरिया भी mm में है, हमें जो स्ट्रेस दे रखा है वो भी न्यूटन mm में है, यानी हमें यहाँ से न्यूटन ही मिलेगा, राइट। नाउ द सेम इक्वेशन फॉर द TDB2 दैट इज ऑल्सो गिवन ऑन पेज नंबर 33। वहाँ पे इक्वेशन है 0.9 AVN इंटू FU बाय √3 इंटू गामा M1 प्लस AVG इंटू FY अपॉन गामा M0। सो हम इसमें सारी वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा TDB2 दैट इज़ 198.73 किलोन्यूटन। तो यहाँ पे हमें TDB1 भी मिला और TDB2 भी मिला, उन दोनों में से जो स्मॉलर है दैट इज़ अवर TDB, यानी 198.73 स्मॉलर ऑफ द TDB1 एंड TDB2। नाउ वी हैव ऑल दिस 3 वैल्यू दैट इज TDG, TDN एंड TDB। उन तीनों में से भी जो स्मॉलेस्ट वन है वो हमारा TD हो जाएगा। Thus the design tensile strength of the angle is smaller of TDG, TDN and TDB, okay। So here we have TD is equal to 198.73 kilonewton। So हाँ, यहाँ पे हमने एनालिसिस किया कि whenever हमारा जो भी एंगल है उसको अगर हम 16 mm डायमीटर के बोल्ट से कनेक्ट करते हैं विथ 6 नंबर ऑफ बोल्ट, तो उसकी एक्चुअल कैपेसिटी इतनी होगी 198.73। ये जो कैपेसिटी है, राइट, उसको डिज़ाइन टेंशन कैपेसिटी हम बोलते हैं। अब उसकी एफिशिएंसी भी हमें फाइंड करनी है, तो एफिशिएंसी कैसे फाइंड करेंगे? तो एफिशिएंसी हमें कुछ रेफरेंस से फाइंड करनी पड़ती है कि इसके कंपेयर में इसकी स्ट्रेंथ इतनी है,
तो वो उसकी एफिशिएंसी फाइनलाइज करेगा। तो यहाँ पे उसके एक्चुअल किसके साथ कंपेयर करनी है, तो हमारी मेंबर की जो कैपेसिटी है वो उसके एरिया से फाइंड आउट करते हैं, और उसका इक्वेशन है टी डी जी इज इक्वल टू ए जी इंटू एफ आई अपॉन गामा एम ज़ीरो। ये पेज नंबर 32 पे हमें ग्रॉस एरिया वाला जो भी हमें दिया हुआ है टेंशन कैपेसिटी, वही इक्वेशन है, और वो इक्वेशन से हमें टी डी जी कितना मिलता है 230.45 किलोमीटर, इतनी उसकी एक्चुअल कैपेसिटी है। बट जब भी हमने उस पर ड्रिल किया यानी रप्चर फाइंड किया, ब्लॉक शियर फाइंड किया, तब हमें उसकी कैपेसिटी कितनी मिली 198.73। एक्चुअल होनी चाहिए इतनी, बट ये हमें इतनी ही मिली। क्यों? क्योंकि हमने रप्चर किया उसका, उसमें ड्रिलिंग किया, और उसका ब्लॉक शियर भी हमने कंसिडरेशन किया। तो एफिशिएंसी ऑफ द मेंबर दैट इज ईटा इज इक्वल टू टी डी अपॉन टी डी जी, राइट। तो टी डी हमारा कितना है 198.73 और टी डी जी हमारा 230.45। तो यहाँ से हमें उसकी एफिशिएंसी मिलेगी 86.23%, यानी दिस इज़ ओके। हमारी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए, राइट, और वो भी हमें कोड में दे रखा है। चलो, तो ये सेम एग्जांपल आपको गिनना है कि अगर हम इसमें लॉन्गर लेग कनेक्ट किया है, बट जब भी हम शॉर्टर लेग कनेक्ट करेंगे तो सिनेरियो क्या होगा वो आपको घर से खुद से गिनना है। क्लियर? चलो, थैंक यू वेरी मच।